नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीसीएसआर का ये फेसबुक लाइव कार्यक्रम मिठास और मैं यश के पाठक प्रसार अधिकारी आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि गन्ना खेती के समसामयिक विषयों के साथ हम हर मंगलवार को सायं 4 बजे आपसे रूबरू होते हैं। गन्ना शोध परिषद का गन्ना विकास विभाग का ये प्रयास होता है कि गन्ने की नवीनतम तकनीकी सरल और सहज भाषा में हम आप तक पहुंचाएं, ताकि आप उसे अपनी खेती में प्रयोग करके उसका लाभ उठाकर अपनी उपज में वृद्धि कर सकें तथा अपने जो मृदा है उस मृदा को भी स्वस्थ रखते हुए अधिक से अधिक उत्पादन लें। और इसी क्रम में आज हमारा जो विषय का चयन है वो है गन्ने में हरी खाद का प्रयोग। हरी खाद के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि हरी खाद से जहां एक तरफ हमें कार्बनिक पदार्थ की हमारी जो मृदा है, हमारी जो मिट्टी है, उसमें हरी खाद कार्बनिक पदार्थ की जो तो पूर्ति होती ही होती है। दूसरा, जो हरी खाद में जो दलहनी फसलें होती हैं उनकी जड़ों में ये जो ग्रंथियां होती हैं, जो गांठें होती हैं, उनमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो वायुमंडल की नत्रजन को अवशोषित करते हैं, तो हमारी मिट्टी को नत्रजन की भी आपूर्ति होती है, ताकि अगली फसल को हमें नत्रजन भी कम देना पड़ता है। हम इसी पे विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद में एक लंबा अनुभव आपके पास है। आइए हम सीधे विषय पे बात करते हैं, लेकिन उस पर चर्चा करने से पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि हमारे बहुत से किसान भाई जो आज पहली बार इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि आप इस प्रत्येक मंगलवार को इस कार्यक्रम के नोटिफिकेशन के लिए, इस कार्यक्रम की जानकारी के लिए इस पेज को आप लाइक और फॉलो जरूर करें। लाइक करने के लिए इस पेज पे सबसे ऊपर दाहिने साइड में अंगूठे का निशान बना हुआ है, आप उसको क्लिक कर सकते हैं। और फॉलो करने के लिए आप जो दाहिने साइड में 3 बिंदी जो बनी है उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो फॉलो का विकल्प आएगा, उसको अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप फॉलो करने लगेंगे पेज को। जो भी हमारी एक्टिविटी है आप तक पहुंचेगी, आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं कि डॉक्टर साहब, हरी खाद की बात हम लोग इस समय कर रहे हैं, तो सीधे किसान भाइयों के जेहन में ये सवाल होगा कि क्या इस समय हम इसकी बुआई कर सकते हैं या कब हरी खाद की बुआई कर सकते हैं? सबसे पहले सभी किसान भाइयों जो दर्शक हैं उनको बहुत बहुत नमस्कार मेरा। पाठक जी, जहां पे आप हरी खाद की बात कर रहे हैं, हरी खाद हम क्यों दें? सबसे पहले क्योंकि किसान भाई रासायनिक खाद देते हैं, वो समझते हैं और कोई खाद की आवश्यकता नहीं जी। कोई भी फसल बोए तो क्या करते हैं, हम रासायनिक उर्वरक देते हैं। जब हम रासायनिक उर्वरक उनको देते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि धीरे धीरे हमारी मिट्टी उसको कम लेना शुरू कर देती है और जो हमारा फसल है उसका दोहन ज्यादा शुरू हो जाता है। तो क्या होता है कि उसकी जो ऑर्गेनिक कार्बन और जो हम नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटास दे रहे हैं वो घटता चला जाता है, जिससे हमारी उत्पादकता भी खराब होती रहती है और साथ साथ मृदा की स्वास्थ्य भी खराब होता है। इसका ऐसा आता है कि जितनी उपज आज हम ले रहे हैं, कल को हम हो सकता है उसकी दूनी खाद दें तब उतनी उपज हमें। ये बिल्कुल सही कहे पाठक जी। इसका एक उदाहरण मैं देता हूँ। पंजाब स्टेट एक ऐसा स्टेट था जहाँ पे सर्वाधिक उत्पादकता थी। आज क्या दशा हो गई, वहाँ रासायनिक खाद का अंधाधुंध प्रयोग करके उन्होंने क्या किया, मृदा का स्वास्थ्य खराब कर दिया, वहाँ की उत्पादकता घट गई और लोगों के स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर पड़ा। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ को बनाए रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी, ये देखिए पाठक जी, ये वैज्ञानिक संस्तुतियां जो हैं कि जो भी हम पोषक तत्व अपने किसी भी फसल को देते हैं उसमें 1/3 भाग कहा गया है ऑर्गेनिक मैन्योर से ही उसकी पूर्ति करनी चाहिए। और उसका एक ही विकल्प है, या तो हम गोबर की खाद या कंपोस्ट या शहरों के सड़े हुए गले हुए जो इकट्ठा करते हैं उनको। लेकिन क्या है कि गोबर मिल नहीं पा रहा, मवेशियां कम हो गई और जो है उपले बना लेते हैं, कंपोस्ट भी नहीं बन पा रहा है। और शहर के जो कूड़े करकट हैं उसमें इतने ज्यादा बॉटल, प्लास्टिक, शीशा, मिश्रित धातु आ गए हैं कि उस पर उपयोग भी नहीं कर सकते। तो उसका एक ही विकल्प है कि हम हरी खाद पे जाएं। जी, हरी खाद का सीधा सा तात्पर्य है कि इसको और हम थोड़ा सा और अगर किसान भाइयों को क्लियर करें तो हरी खाद क्या है कि यह एक प्रकार की फसल है जिसकी हम बुआई करते हैं और बुआई करने के बाद उसकी पलटाई उसी खेत में कर देते हैं, तो हमें नत्रजन की पूर्ति हो जाती है और कार्बनिक पदार्थ की भी हमारी पूर्ति हो जाती है।
तो बुआई की बात हम लोग कर रहे थे डॉक्टर साहब की बुआई इस समय कर सकते हैं हम लोग हरी खाद की? बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़ा सा पाठक जी और इसके भी बताता हूँ आपको जी कि हरी खाद हम क्यों कर रहे हैं क्योंकि किसानों का क्यों नहीं जानता है कि हरी खाद हम बोलते हैं क्यों नाइट्रोजन मिल जाएगा, जी लेकिन नाइट्रोजन तो मिलेगा। नाइट्रोजन के मिलने के साथ उसमें ऑर्गेनिक कार्बन मिलेगा और जो हमारे मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणु हैं उनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। साथ साथ जो हम पोषक तत्व दे देते हैं उसमें बाइंड ज्यादा हो जाता है। तीसरी लीचिंग नहीं होती है। तो चौथी चीज क्या होता है कि जो हमारी फसल है उसकी उर्वरता मिट्टी के साथ साथ उत्पादकता भी बढ़ती है। जी। और जो आप बात किए कि बुआई का समय जिन किसानों को धान लगाना था उनको क्या गेहूं कटने के बाद तुरंत जो हमारी हरी खाद की फसलें हैं जैसे ढैंचा है, सनई है, लोबिया है, मूंग है, उड़द है, ग्वार है, ये फसलें हैं जिससे हम हरी खाद की, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जो फोलिएज होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो उन्हीं फसलों का हम प्रयोग करते हैं हरी खाद में जिसमें फोलिएज ज्यादा हो, उसके तने सख्त न हो, नर्म हो, क्योंकि अगर ज्यादा सख्त होंगे तो बाद में उसे रेसे हो जाएंगे, सड़न नहीं होगा, अपघटन नहीं होगा उसका, तो वो नुकसान करेगा। तो इस पे हम और भी चर्चा करेंगे। जैसा कि अभी बड़ी महत्वपूर्ण डॉक्टर साहब ने बात बताई कि जब हम हरी खाद का प्रयोग करते हैं तो इसमें जो कार्बनिक पदार्थ की पूर्ति हमारी मृदा को होती है उससे हमारी मिट्टी की जो जल धारण क्षमता होती है, अर्थात मिट्टी की जो हमारी माटी है उसको पानी रोकने की जो क्षमता होती है, अर्थात होता क्या है कि जब हम सिंचाई करते हैं या उर्वरक देते हैं तो वो रिस्क करके नीचे चला जाता है। वो लीचिंग हो जाता है। दो ही तरीका है, या तो रिस्क करके नीचे चला जाएगा या फिर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा ऊपर चला जाएगा। तो जब हम कार्बनिक पदार्थ देंगे तो मिट्टी, चाहे वो पानी की बात हो या पोषक तत्व की बात हो, वो उसकी होल्डिंग कैपेसिटी जो जल धारण क्षमता है उसकी मिट्टी में रोकने की क्षमता इससे बढ़ती है, पोषक तत्वों की भी क्षमता बढ़ जाती है, पानी की क्षमता बढ़ती है। और एक और बात डॉक्टर साहब ने बताई कि इसके अलावा जो हम रासायनिक उर्वरक देते हैं, अगर हमारे खेत में कार्बनिक पदार्थ पर्याप्त मात्रा में है तो इनकी जो रासायनिक उर्वरक है उनकी उपलब्धता पौधों को और बढ़ जाती है। अगर कार्बनिक पदार्थ सूक्ष्म जीव हैं उनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है और जो रासायनिक उर्वरक हम देते हैं वो पौधों को ज्यादा मिल जाता है। जी। तो अभी डॉक्टर साहब हम लोग बात कर रहे थे कि धान के जो किसान हैं वो थोड़ा अर्ली इसको लगा सकते हैं। हाँ। गन्ने के जो किसान हैं, मान लीजिए कि बहुत से ऐसे किसान हैं जो शरद काल में गन्ने की बुआई करेंगे और उनका खेत इस समय खाली है, तो क्या वो इस समय हरी खाद की बुआई कर सकते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण फसल के, क्योंकि जो आप यहाँ देख रहे हैं, मैं अपने शोध संस्थान की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो भी गन्ना शरदकालीन गन्ना बोया जाता है उससे पहले जो गन्ने की कटाई हो या गेहूं खेत का खाली हो तो सब में हम हरी खाद का उपयोग करते हैं, हरी खाद की बुआई करते हैं। और हरी खाद में हम ढांचा का, क्योंकि ढांचा क्या है, ढांचा में सबसे ज्यादा फोलिएज होता है और कम समय में इसका अपघटन हो जाता है, सड़ जाता है। तो इसलिए इसके ऊपर तो किसान भाइयों को गन्ना बोना है तो इस समय बहुत अच्छा समय चल रहा है, बरसात भी हो गई है, किसान भाई बीज ला करके अपना बुआई करें। और बीज की उपलब्धता अब तो सरकार ने ऐसे कर दी है कि हर तहसील स्तर पर या ब्लॉक स्तर पे कृषि के जो स्टोर बने हुए हैं वहाँ पे उनको बीज उपलब्ध है और किसान भाई अगर वहाँ से खरीदते हैं तो बीज के साथ उनको कुछ अनुदान भी मिल जाता है, अगर कृषि विभाग से खरीदते हैं। कृषि विभाग से खरीदते हैं। देखिए काफी किसान लोग जुड़ गए हैं हमारे साथ, मोनू जी जुड़ गए हैं, प्रेम पटेल जी जुड़ गए हैं, करुणेन्द्र प्रताप सिंह जी जुड़ गए हैं, रेगुलर इस कार्यक्रम को देखते हैं। और देखिए फैजाबाद से एडवोकेट हनुमान द्विवेदी जी भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शिव मिश्रा जी जुड़े हैं, कलबे हसन जी देखिए सीतापुर से जुड़े हुए हैं, अरुण तोमर जी हैं, अकीम मिश्रा जी हैं और धीरेन्द्र सिंह जी हैं, बहुत से लोग जुड़े हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ। देखिए एच के त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं, प्रमोद पंडित जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। तिलक सिंह जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मनदीप सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम से जुड़े रहिए। हम सभी के सवाल, कई लोगों के सवाल भी आए हैं डॉक्टर साहब इनके कि जैसे खाद की बुआई की मात्रा प्रति एकड़ भी बताएं। बिल्कुल हम चर्चा करेंगे और भी सवाल लेंगे, लेकिन हम पहले चर्चा कर लें। सागरिका की बात आई है कि सागरिका का क्या महत्व है, तो उन सभी पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हरी खाद में जैसा कि भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सनई है, ढैंचा है, मूंग है, उड़द है, लोबिया है, तो किसका चयन करना चाहिए हमें? सभी अच्छी हैं, जो दलहनी फसलें सभी अच्छी हैं, लेकिन इसमें जो ढैंचा है, ढैंचा एक ऐसी फसल है हरी खाद, इसमें जो ऑर्गेनिक एसिड निकलती है सबसे ज्यादा निकलती है ढैंचा में। तो दूसरी पहली तो एक तो कार्बनिक खाद के रूप में हम ले लेते हैं। जहाँ पे क्षारीय
मिट्टी है, वहां पे भी अगर इस फसल को बोया जाए तो साथ साथ वहाँ क्षारीय मिट्टी में भी सुधार होता है और हमारे ऑर्गेनिक कार्बन और मृदा का स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। तो दोहरा लाभ होता है। दोहरा लाभ, ढैंचा बोते हैं, दोहरा लाभ ले सकते हैं। इसकी मात्रा कितनी, जैसे बुआई की अगर बात करें तो प्रति एकड़ या प्रति हेक्टेयर कितनी बुआई? अगर किसान भाई इस समय बुआई करने जा रहे हैं तो जो इसकी जो संस्तुति दी गई है 50 से 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से बुआई इसकी करनी चाहिए। 50 से 60 किलोग्राम पर क्योंकि हेक्टेयर। जितना ज्यादा जमा होगा उतना ज्यादा फोलियज होगा, जितनी ज्यादा फोलियज होगी उतना ज्यादा हमारा ऑर्गेनिक कार्बन हमको मिलेगा। और जो इसमें दूसरी चीज जो नाइट्रोजन की बात मैं कर रहा था जी, जो इसके अंदर, क्योंकि दलहनी फसल है, जो इसके अंदर नोड्यूल्स होते हैं, जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, ये क्या करता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, उसका वो सहजीवी जीवाणु के उसको उनकी जड़ों में सहजीवी के रूप में रह के और ऊपर से वायुमंडल से भी ले लेते हैं, जो हमारे जो सनई ढैंचा कुछ बोए हुए हैं उसको भी बढ़ाते हैं, साथ साथ हमारे मृदा में भी उसका उपयोग भी हो जाता है उस नाइट्रोजन का। तो ये बात हो गई कि ढैंचा की बात हो गई कि किस तरीके से जो राइजोबियम जीवाणु हैं गन्ने की, जो हरी खाद की जो जड़ें होती हैं उसमें सहजीवी के रूप में रह करके वायुमंडलीय नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं और उसको मृदा में अवशोषित करते हैं। एक चीज पाठक जी मैं और बताना चाहूंगा कि ये नाइट्रोजन केवल नहीं मिलता जी, नाइट्रोजन जो हमारे जो एनपीके ये तो इसे मिल ही रहा है इससे, इसके साथ साथ जो पोषक तत्व हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे आयरन है, कापर है, सल्फर है, जिंक है, इन हरी खाद से वो भी मिल जाता है। अच्छा, सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी उपलब्धता हो जाती है इससे। अच्छा, एक और मैं चाहूंगा थोड़ा सा और इसको क्लियरिटी करने के लिए कि एक आम धारणा है किसानों की कि जब इसकी एक बारिश, जब मानसून आ जाए, एक हल्की बारिश हो जाए तब हरी खाद की बुआई करनी चाहिए, तो क्या उस समय करें या अभी भी नहीं? अगर किसान भाई के पास नलकूप है तो सिंचाई की व्यवस्था है तो जून के महीने में सिंचाई करके बो सकते हैं। अगर जुलाई में भी बोते हैं तो जो ढैंचा की फसल है वो 40 से 45 दिन के बाद उसमें इतने ज्यादा बायोमास हो जाता है कि हमारे खेत के लिए पूरा हो जाता है और उसको पलट सकते हैं। इसलिए 45 दिन, कम से कम 45 दिन रहेगा तभी आपके खेत में जो बायोमास होना चाहिए तभी होगा, क्योंकि अगर हम जल्दी उसको उपयोग कर देंगे तो भी बायोमास घट जाएगा। अगर हम 45 दिन या 60 से 65 दिन तक रोके रहते हैं तो क्या होता है, उसमें रेसे बढ़ जाते हैं और रेसे बढ़ जाने के बाद वो सड़ता नहीं और जब हम दूसरी फसल जब बोते हैं तो उसमें दीमक आने की संभावना रहती है। अच्छा, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि एक जो इसका लिमिटेड पीरियड है कि उस समय तक 40-45 दिन के अंदर उसकी पलटाई कर देनी चाहिए। किसान भाई खेत में जाएं, अपने ढैंचा को उखाड़े तो जड़ों में देखिएगा उसमें राइजोबियम के नोड्यूल्स बहुत बने होंगे जो वायुमंडल से नाइट्रोजन ले रहे होंगे, उसको देखें और अपना 40-45 फोलियज देखने बढ़ गया तो उसे पलटाई कर दें उसकी। अच्छा, काफी मात्रा में इसमें ऑर्गेनिक मैटर मिलता है। 1 हेक्टेयर में लगभग ये शोधों में पाया गया है कि 150 कुंटल 15 टन ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। 20 से 25 टन तक देखा गया है फोलियज के आधार 20 से 25 टन चाहे ढैंचा हो चाहे सनई दोनों मिलता है। और जी, इससे जो फोलियज है शोध में भी पाया गया कि अगर पूरे 20 से 25 टन अगर उसमें फोलियज हैं तो उससे जो हमारे नाइट्रोजन की उपलब्धता होती है कम से कम, देखा ये भी गया है, सुन पाया गया 80 टन से 180 किलोग्राम से लेकर 120 किलोग्राम नाइट्रोजन फिक्स हो जाता है हमारी जमीन में। अच्छा, हाँ, तो ये चीजें काफी महत्वपूर्ण होती हैं कि ऑर्गेनिक मैटर के साथ साथ इतना नाइट्रोजन भी हमारी फसल को, हमारी मिट्टी को मिल जाता है। क्या हम लोग कुछ दिखा सकते हैं यहाँ पे कि कैसे इसकी बुआई की क्या कोई स्पेशल विधि है? छिड़कावा विधि? ये ढैंचा या सनई कुछ भी हो, इसके लिए बहुत ज्यादा खेत की तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार खेत की जुताई चाहे हैरो या कल्टीवेटर से करने के बाद, देखिए दिखाइए खेत में, ये अभी गन्ने का खेत था, यहाँ पे एक बार हैरो से जुताई की गई, पाटा लगा दिया गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, ढैंचे की बुआई, छिटकवा, कोई इसके लाइन से लाइन की दूरी या क्या नाम है उसके पौधे से पौधे की दूरी कोई अंतर नहीं होता। इसको एक छिटकवा विधि से, देखिए इधर आ जाइए, छिटकवा विधि से देखिए कि ये हमारा श्रमिक है फार्म का, ये ढैंचा का बीज है, ये देखिए ढैंचा का बीज है, ये छोटे छोटे दाने होते हैं, ये 40 से 50 किलोग्राम भी डाल सकते हैं, 50 से 60 किलोग्राम, इससे ज्यादा नहीं डालना चाहिए क्योंकि जितना ज्यादा डालेंगे तो नुकसान होगा। तो आप इनको इसी छिटकवा विधि से बुआई कर देते हैं। अब बुआई करने के बाद एक कल्टीवेटर चलाकर पाटा लगा, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सबसे इजी हरी खाद की खेती की जा सकती है। अच्छा, सिंचाई का क्या, नमी की अगर बात करें तो जैसे कि बुआई छिटकवा विधि से करने के बाद फिर क्या सिंचाई कितने दिन बाद करनी चाहिए? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है पाठक जी आपका, क्योंकि ये देखा गया है कहीं कहीं मिट्टी कमजोर है तो वहाँ पे बायोमास पूरा नहीं हो पाता। तो ये भी शोध में कहा बताया गया है कि जहाँ पे मिट्टी बहुत कमजोर है तो इनके साथ क्या करें,
जब बुआई के जब खेत की तैयारी कर रहे हों तो उसमें 40 किलोग्राम नाइट्रोजन और 20 किलोग्राम फास्फोरस भी डाल देते हैं। तो उससे क्या फायदा होता है, नाइट्रोजन तो बायोमास को बढ़ा देता है और जो हमारा फास्फोरस और पोटास 40 किलोग्राम पोटास और 40 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास है, वो क्या कहते हैं, ये सड़ने में जब इसका अपघटन होता है उसमें क्रियाशील बहुत तेजी से करता है। तो किसान भाई डालते। और जहाँ पानी सिंचाई के बाद सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं, अगर बहुत दिन तक महीनों बरसात नहीं होती तब आप सिंचाई कर सकते हैं, नहीं तो बरसात का पानी के लिए कंप्लीट है कि फसल को पूरा कर देता है ये। अच्छा, वीरेंद्र कुमार जी पूछ रहे हैं कि ढैंचा की जुताई हमें कितने दिन पर करना चाहिए? हाँ, अभी मैं आपको बताया था कि ढैंचा की बुआई करने के बाद कम से कम 40 से 45 दिन बाद के बाद इसको क्या करना है, या तो पाटा लगा दे, या तो रोटावेटर, अगर रोटावेटर से भी चला सकते हैं, या डिस्क प्लाऊ से पलट सकते हैं, या रिवर्सिबल प्लाऊ से पलट के मिट्टी में मिला देना चाहिए। ये जरूर देख ले कि उसमें अगर ढैंचा बोए तो नोड्यूल्स आ गए हैं कि नहीं। ये गांठ देखना जरूरी है। गांठ देखो, जो राइजोबियम जड़ों में आ गई हैं 40 से 45 दिन पे जो गांठ आ जाती है, 40 वो आ जाती है। अगर आपने सही ढंग से सिंचाई अगर समय पे किया है तो ये आ जाती हैं। एक बड़ा अच्छा सवाल कपिल संधू जी पूछ रहे हैं कि अच्छा, ये बहुत से ऐसे किसान हैं इस चीज को कर भी रहे हैं कि गन्ने की लाइन में 4 फीट या 5 फीट की दूरी अगर है तो किसान भाई क्या करते हैं कि उसमें हरी खाद की फसल लगा वो पूछ रहे हैं कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों ने फरवरी के महीने में समय से गन्ने की बुआई की थी, उनको क्या करना है, सबसे बढ़िया उनके लिए लोबिया है। लोबिया को उसमें डाल दें। जब बोने तो आप ढैंचा भी बो सकते हैं क्योंकि छोटी फसल होती है, सनी नहीं मैं रिकमेंड करूंगा, लेकिन ढैंचा और लोबिया, लेकिन लोबिया की इसलिए मैं कर रहा हूँ, लोबिया की अगर बुआई कर दें तो उसमें क्या होता है, जब आप फरवरी के महीने में बुआई मार्च में बो देते हैं लोबिया, तो अप्रैल के महीने में उसमें आ जाते हैं फलियां। उस फलियों को 1-2 बार तोड़ करके और उनको बेच दें और उसी को उसी खेत में पलट दें। तो क्या होगा, आपको दो गुना लाभ मिलेगा। एक तो आप फली से पैसे भी मिल गए और आपको हरी खाद के रूप में मिल गया उसमें। ये उसमें करके आप लोबिया छोटी, मतलब कि छोटी फसल, क्योंकि लोबिया फैलती है, लोबिया बढ़ती नहीं, तो उसकी फली भी ले लेंगे तो दोहरा लाभ मिलेगा, लाभ किसान को हो जाएगा, मिल जाएगा। एक डॉक्टर साहब और सवाल है कि देखिए नेपाल से भी लोग जुड़े हुए हैं, अनिल जी जुड़े हुए हैं नेपाल से, और चंद्रप्रकाश लखीमपुर से जुड़े हैं, आरबी शर्मा जी जुड़े हुए हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। एक और सवाल इनका था, सागरिका के बारे में एक हमारे पूछ रहे थे हमारे किसान भाई की, उनका सवाल आया हुआ था कि प्रमोद पंडित जी पूछ रहे हैं कि सागरिका का क्या महत्व सर, धान गन्ना फसल है, थोड़ा सा सवाल इनका समझ नहीं, सागरिका के बारे में ये जानना चाहते हैं। देखो, सागरिका कोई रासायनिक खाद नहीं, पहली बात किसान भाई समझ लें। वो समुद्र में एक जलीय पौधा होता है, उसका एक्सट्रैक्ट निकाल करके उसको एक मिश्रण बना करके या ग्रेन्यूल के रूप में इफको कंपनी दे रही है केवल अभी। तो उसको अगर किसान भाई, क्योंकि मैं अपने फार्म पे यहाँ डाला है, शाहजहांपुर धान में भी डाला है और गन्ने में भी डाला है, तो क्या होता है उसमें टिलर बढ़ते हैं एक तो, और दूसरी की ग्रीनरी हमेशा बनी रहती है। जो पौधों को जो जिसने चाहे गन्ने में डालिए चाहे धान में डालिए, दोनों में वो उत्पादकता में उसका एक रोल है सागरिका। ये दानेदार भी आती है और लिक्विड में आती है। हाँ। अब तो नैनो यूरिया की बात की जाए, नैनो यूरिया के साथ भी मिला करके, नैनो यूरिया के साथ में मिलाकर डाल दें और इजी है उनको। क्या सावधानी रखनी चाहिए हरी खाद में, जिससे कि हमारी मृदा को ज्यादा से ज्यादा कार्बनिक पदार्थ मिले, या फिर जो नाइट्रोजन का जो अवशोषण है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का अवशोषण है, वो ज्यादा से ज्यादा हो? हाँ, सावधानियां रखना कि समय से एक तो बुआई करें और उन्हीं फसलों को लें जो जल्दी से जल्दी तैयार होती हो 30 से 35 दिन में, और ज्यादा से ज्यादा उसमें पत्तियां हो, उसके तने भी सकुलेंट हो, और जो नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर से भी उसके नोड्यूल्स, उसमें जो राइजोबियम वो ले सकें। एक और अहम सवाल छूट गया था कि जैसे बुआई हरी खाद की किसान भाइयों ने कर दिया और बुआई के बाद फिर 40-45 दिन बाद पलटाई की बात आ गई। पलटाई के कितने दिन बाद हमें अगली फसल की बुआई करनी चाहिए? देखो, अगर ढैंचा की बुआई की है तो ढैंचा जब आप पलट देते हैं तो 20 से 25 दिन के अंदर बिल्कुल सड़ के खत्म हो जाता है। एक ही किसान भाई ये देख लें, जब पलट रहे हैं तो उस समय खेत में नमी कितनी है। अगर खेत में नमी नहीं है तो उनको पलटने के बाद पानी चलाना होगा। यदि बरसात हो गई तो कोई बात नहीं, तो पानी चला दें तो 15-20 दिन के अंदर, 25 दिन के वो सड़ के खत्म हो जाता है। उसके बाद हायरों से जुताई करें, कल्टीवेटर से करें, अपनी फसल की बुआई कर सकते हैं।
ये प्रमोद जी फिर पूछ रहे हैं कि सागरिका की मात्रा जो ये लिक्विड में आती है तो 250 ml प्रति एकड़ जी जी इसकी होती है जी। इसकी डोज होती है, तो इसको आप मिला करके प्रति एकड़ 250 ml आप प्रयोग कर सकते हैं। और गन्ने में कापर की स्प्रे कब करें? देखिए विवेक सिंह जी का सवाल था ये कि गन्ने में कापर ऑक्सीक्लोराइड की अगर हम बात करें तो हम आपसे बताना चाहेंगे कि यह जो मौसम है ये शुरुआत अब हो गई है गन्ने में पोक्का बोइंग बीमारी का। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो पोक्का बोइंग बीमारी जो हो जाती है उसमें गन्ने की पत्तियां क्या होता है कि पहले जगह जगह से ऊपर से अगोले की पत्तियां सफेद होती हैं और सफेद होने के बाद वहीं से सड़ करके फिर गिरने लगती हैं। तो इस तरीके से पूरा अगोला जो होता है वो एकदम झुलसा हुआ लगता है, ठूंठ की तरह दिखाई पड़ता है। उसको हमारे किसान भाई देसी भाषा में भुंडा रोग कहते हैं। तो इसी मौसम में उसकी शुरुआत होती है। तो पोक्का बोइंग के लिए कापर ऑक्सीक्लोराइड 0.2% अर्थात 100 लीटर पानी में 200 ग्राम मिला करके आप डाल के अगर स्प्रे कर देते हैं 15 दिन के अंतर पे अगर दो बार कर दें तो बड़े ही आराम से आप इस पोक्का बोइंग बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। और सवाल खाद की बुआई की मात्रा प्रति एकड़ की बुआई, ये तो बात हो गई। बीज क्या रेट में मिलेगा? बीज की मूल्य जानना चाहते हैं। बीज का मूल्य किसान भाई को बताना चाहूंगा। जो हमारा सरकार ने निर्धारित किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने 54.65 कृषि विभाग में है। अगर कोई NSC से भी लेना चाहता है तो वहाँ 60 रुपए किलो है। जो भारत सरकार के यहाँ की जो संस्था है, उपक्रम है, वहाँ 60 रुपए है। और जो कृषि विभाग है वहाँ से जाके 54.65। अगर किसान अपनी जोत बही लेके जाते हैं उनका नाम नोट हो जाता है। 54.65 को जमा करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद जो सरकार सब्सिडी निर्धारित करेगी उसके खाते में आ जाता है। खाते में आता है। एक अकी मिश्रा पूछ रहे हैं कि उर्द या मूंग को खड़े गन्ने में सहफसल के रूप में जोतने के बाद क्या उसको सड़ने के लिए किसी खाद का भी प्रयोग करना पड़ेगा या स्वतः नष्ट हो जाए, स्वतः सड़ जाएगी? नहीं, स्वतः भी सड़ जाती है। अगर उसी हिसाब से पलटते समय अगर उस यूरिया डाल दें 1 बोरी पर एकड़ के हिसाब से तो बहुत जल्दी सड़ जाती है और सड़ेगी। और जो उसके साथ जो हमारे जो यूरिया दे रहे, नाइट्रोजन दे रहे हैं, उसकी क्षमता भी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके अंदर जो हमारे क्रियाशील सूक्ष्म जीवाणु है वो तेजी से उसको पौधे में पहुंचा देते हैं और सड़ भी जाता है, गठन भी जल्दी हो जाता है। वशिष्ठनाथ मिश्रा जी पूछ रहे हैं कि सर जड़ बेधक की कौन सी दवा है गन्ने में? देखिए वशिष्ठनाथ जी, जड़ बेधक के लिए तो सबसे अच्छा ये है कि आप बुआई के समय ही जब आप गन्ने की बुआई करते हैं तो गन्ने की बुआई में करने के बाद लाइनों में टुकड़ा डालने के बाद या तो क्लोरपाइरीफास 20 EC 5 लीटर को 1875 लीटर पानी में घोल बना करके और आप पेड़ों के ऊपर डाल करके उसकी ढकाई कर दें तो बहुत अच्छा है। या फिर फिप्रोनिल जो 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप गन्ने के टुकड़े के ऊपर डाल दें तो भी बहुत अच्छी बात है। इससे भी जो रूट बोरर है उससे बचाव होगा। खड़ी फसल में अगर रूट बोरर लगा हुआ है तो आप इनकी मात्रा जैसे क्लोरपाइरीफास 20 EC है 5 लीटर को खेत में पानी भरने के बाद गन्ने की लाइनों में किसी इस दवा को बालू में मिला करके या मिट्टी में मिला करके गन्ने की लाइनों में आप अगर डाल दें तो भी उससे रूट बोरर को आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोराजन का प्रयोग किया है तो इससे भी काफी हद तक हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों ने क्या नाम है बुआई के समय हमारे जैविक भी नियंत्रण के लिए बेवेरिया वेसियाना मेट्राइजम डाला है तो उससे भी काफी हद तक अंकुर बेधक का रोकथाम हो जा रहता है। देखिए पंकज पुंडीर विष्णु शुगर मिल बिहार से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अवधेश कुमार मौर्य जुड़े हुए हैं, इनका सवाल सभी का, इनका भी सवाल हो गया है। एक मोनू नागर पूछ रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर वाले गन्ने की फसल में क्या ढांचा कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, यही तो समय है। नहीं, जो अक्टूबर की फसल अब काफी लंबी हो गई होगी, काफी फसल की लंबाई बढ़ गई होगी, हो सकता है उनके काफी बड़ी हो गई तो ढांचा। अच्छा, जो सितंबर वाली बुआई हो चुकी है उसकी बात कर रहे हैं। अगर जिसका अक्टूबर में गन्ना बोना तो उनको तो करना है। जो जिन्हें फसल बो दी है उस अक्टूबर में तो करना इसमें ठीक नहीं होगा, क्योंकि इतने फूलिए जाएगा, गन्ने की हाइट पत्तियां उसकी ढक लेंगी और वो पौधे बढ़ेंगे। जो ढांचे की हमारी जो हरी खाद की फसल है वो उसको ना रोशनी मिलेगी ना। हाँ, रैटून में कर सकते हैं। जो कोई रैटून क्रॉप लिया हुआ है तो रैटून में आप आराम से कर सकते हैं और पलट दें तो रैटून की अच्छी फसल भी होगी गन्ने की, उसमें बहुत आराम। कहने का मतलब ये है कि छोटी अगर फसल है, उसकी हाइट कम है तो उसमें
क्योंकि इस समय जो शरदकालीन गन्ने की फसल वो कम से कम 4-5 फीट बढ़ चुकी होगी। जब हम बोएंगे तो उस पौधे जब छोटे होंगे तो उसकी उसको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा, हवा नहीं मिलेगा, तो वहीं सड़ जाएगा वो। तो मुझे लगता है कि हरी खाद पे हम लोगों ने काफी मोनोनागर, क्या बोलते हैं, समय बीज की मात्रा कितने समय बाद खेत में मिला देना चाहिए, ये तो बात हो गई। हम लोगों ने काफी चर्चा कर लिया इस पे। मुजफ्फरनगर से भी जुड़े हैं, देखिए सूरज बालियान जी जुड़े हुए हैं मुजफ्फरनगर से, सचिन सिंह जुड़े हुए हैं। अंत में पाठक जी मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके अपने खेत में जैविक कार्बन बढ़ाना है तो एक ही विकल्प है हरी खाद। हरी खाद जब आप लगाएंगे तो क्या होगा, जो आप रासायनिक उर्वरक दे रहे हैं उसकी लागत में कमी आएगी। और उसके साथ जो भी फसल हम ले रहे हैं उसकी फसल का उत्पादकता भी बढ़ेगी, और साथ साथ जो पर्यावरण के ऊपर जो हमारा, चाहे हमारे ऊपर चाहे पशु पक्षियों के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है वो भी कम होगा, और टिकाऊ फसल भी रहेगी। लेकिन रासायनिक खाद से लगातार रासायनिक खाद डालते डालते क्या होगा, एक स्टेगनेट कर जाती है और हम बस डालते रहते हैं उर्वरक, कहते हैं हमारी उपज नहीं आ रही, फिर पूछते हैं उसमें क्या डालें, क्योंकि हमारे अंदर जब खून ही नहीं होगा, ऑर्गेनिक कार्बन ही खून ही है, जैसे मिट्टी का खून है वो, अगर वही नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जो हीमोग्लोबिन समझ लीजिए वो, तो इसे हीमोग्लोबिन बढ़ाना है किसान को तो हरी खाद अपनाना है। जी बिल्कुल, बहुत सही बात है। आशीष अवस्थी जी कह रहे हैं कि हमने नवंबर में गन्ना बोया था और उसका जमाव नहीं हुआ, उसी में दोबारा पौध तैयार करके मार्च में लगाई, जिसमें दोनों में ख्वाब नहीं आ रहा है, इसके लिए क्या उपाय करें, कृपया सुझाव दें। देखिए सबसे अहम बात तो ये है कि बुआई आप समय से करें। अगर समय से आप बुआई करेंगे तभी जमाव अच्छा होगा और तभी टिलरिंग अच्छी होगी। और ख्वाब मतलब ब्यात की बात है, इनका ब्यात है, तो ब्यात का बहुत ज्यादा जो कोरिलेशन है, जो सहसंबंध है वो टेम्परेचर से है, तापमान से है। अगर जमाव के पश्चात, इसीलिए देखिए कि जो गन्ने में ब्यात होती है, टिलरिंग होती है, वो अप्रैल मई और जून होती है। वो हाई टेम्परेचर और हाई लो ह्यूमिडिटी, हाँ, जहाँ तापक्रम ज्यादा हो और टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर अधिक चाहिए ब्यात के लिए, लेकिन ये है कि मिट्टी में नमी भी होनी चाहिए, पौधे पर नमी होनी चाहिए। तो ये जब वातावरणीय परिस्थितियां नहीं मिलेंगी तो निश्चित रूप से आपका जमाव जो है या ब्यात है वो दोनों चीजें प्रभावित होंगी। तो बहुत आवश्यक है कि समय से आप बुआई करें, और बुआई के बाद जब सपोज करिए कि आपने फरवरी में गन्ना बो दिया है तो 1 महीने बाद मार्च में या फिर 15 मार्च के बाद 20 मार्च के बाद आप उसमें जब सिंचाई करें तो सिंचाई के बाद फिर यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करके उसकी गुड़ाई करें। गुड़ाई करने से क्या है कि मिट्टी में जो वायु का संचार होता है, जिससे गन्ने की जड़ों को और बढ़वार का मौका मिलता है और ब्यात अधिक होगी। ये कई फैक्टर हैं, अगर आप समय से करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उपज अच्छी मिलेगी, ब्यात अच्छा मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम से आप सभी को जुड़ने के लिए। गन्ने में हरी खाद पे हम लोगों ने काफी आज चर्चा किया कि हरी खाद का क्या महत्व है, क्योंकि जितनी मात्रा में हमें गोबर की खाद की जरूरत है या फिर वर्मी कंपोस्ट की जरूरत है या प्रेसमट की जरूरत है, उतना नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में एक बेहतर विकल्प है हरी खाद। हरी खाद की बुआई करके हम अपनी मिट्टी को उपजाऊपन दे सकते हैं, मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ बढ़ा सकते हैं, मिट्टी में जो वातावरणीय नत्रजन है उसमें वृद्धि कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये हमारी आने वाली फसल के लिए हमें नत्रजन, एक तरह से लागत भी कम आएगी, क्योंकि आने वाली फसल में हमें उतना नाइट्रोजन कम देना पड़ेगा। 1/3 भाग मैंने शुरू में बताया था, 1/3 भाग ऑर्गेनिक मैन्योर से देना है। एक बात छूट गई थी पाठक जी, जो मैंने बताया था किन किन फसलों को हरी खाद मिलने, तो जहाँ पे सूखाग्रस्त वाला क्षेत्र है वहाँ पे ये ढांचा सूखाग्रस्त हो और क्षारीय मिट्टी हो। जहाँ पे थोड़ा पानी लगता हो वहाँ सनई ले सकते हैं। अच्छा, जहाँ पानी लगता है सनई ले सकते हैं, लेकिन जहाँ पे पानी लगता हो वहाँ पे ये उड़द मूंग और ये जो बताया हूँ इसकी बुआई बिल्कुल न करें, क्योंकि नहीं तो किसान भाइयों को नुकसान हो जाएगा। पानी लगने से फिर उसमें नुकसान हो जाता है। ऊसर वाली क्षेत्र में आप हरी खाद के रूप में आप लोबिया भी ले सकते हैं। अच्छा, लोबिया भी एक बहुत अच्छा विकल्प है, क्योंकि उसमें भी ऑर्गेनिक एसिड जो होता है वो बहुत ज्यादा निकलता है, जो हमारे जमीन को क्षारीय मिट्टी से सुधार में काम करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम से आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब, अहम जानकारी देने के लिए। जितने लोग जुड़े हुए हैं अगले मंगलवार को पुनः मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।